गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, कक्षा 12 की बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई। काफ़ी दिनों बाद आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, हमारा लेसन चल रहा था लेसन 6, ठीक है, वंशागति का आणविक आधार। तो उसमें हमने डीएनए के बारे में आपको बताया था कि डीएनए के प्रमाण बताए थे। डीएनए कैसे पता चला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध करके दिखाया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, फिर हमने बताया डीएनए की रासायनिक संरचना। डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में आपको हमने बताया कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना हुआ एक अणु है। ठीक है, उसमें 2 लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। प्रत्येक श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बनी हुई है। न्यूक्लियोटाइडों के बारे में बताया हमने कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइडों से मिलकर बने हुए हैं। न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट बॉन्ड यानी फास्फोरिक एसिड के साथ में बंध बना लेता है तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक डीएनए की श्रृंखला का निर्माण करते हैं और दोनों श्रृंखलाएं मिलकर के पूरे डीएनए अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में हमने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड किस किस के मिलने से बनते हैं। जब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड इन तीनों के मिलने से क्या बनता है भाई, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। और डीएनए के अंदर, ठीक है, डीएनए के अंदर ऐसे न्यूक्लियोटाइडों का जो इनकी संख्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इस कारण बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों से जब डीएनए अणु बनता है तो डीएनए क्या हुआ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसा हुआ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आप सभी जानते हैं पॉली शब्द हमने क्यों लगाया। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी बहुत सारी संख्या में है, एक से अधिक। तो न्यूक्लियोटाइड हमने बताए थे आपको 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका नाम का जो निर्धारण होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेसिस से। नाइट्रोजनस बेसिस 4 प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। नाइट्रोजनस वहाँ भी बताए थे, बेस 4 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एडेनिन प्लस गवानीन प्लस साइटोसिन प्लस थियामीन। ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। ठीक है, तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड विभिन्न क्रमों में बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, जिस कारण ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेट्रा। टेट्रा वर्ड का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, टेट्रा हैं। टेट्रा टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। तो इसलिए टेट्रा न्यूक्लियोटाइड परिकल्पना एक वैज्ञानिक थे हमारे यहाँ, लेविन। ठीक है, ध्यान रखना इनका नाम, लेविन वैज्ञानिक ने बताया कि जब 4 प्रकार के नाइट्रोजनी अक्षारक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बार बार वही अनुक्रम निर्धारित होता है, तो इसलिए उन्होंने इस परिकल्पना को टेट्रा न्यूक्लियोटाइड नाम दिया। मतलब उन्होंने सिद्ध करके बताया कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड भाग लेते हैं, इनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। ये नहीं है कि 4 ही प्रकार के होते हैं एक चेन में, ये 4 प्रकार के अनगिनत होते हैं। इनकी संख्या 20, 40, 100, 150, 1000 तक होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको ये समझना है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो आप समझ गए होंगे किस चीज़ पर निर्धारित है। यानी हमारा टॉपिक है लेविन की टेट्रा न्यूक्लियोइड थीसिस, हाइपोथीसिस बोल सकते हैं, यानी लेविन की टेट्रा न्यूक्लियोइड परिकल्पना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर आगे जैसे भी होगा अगले टॉपिक को भी हम पढ़ाएंगे इसमें। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक है, ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज। हमारा सेकंड टॉपिक है सारगेफ का नियम।
हमारे यहाँ मतलब बायोलॉजी में जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ की, तो आप समझेंगे बायोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। ये नहीं है कि ये इंडिया में ही है, तो हमारे यहाँ का मतलब है हम बायोलॉजी क्षेत्र के हैं, तो इसलिए बायोलॉजी की बात करते हैं हम। तो बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में इरविन सारगेफ का नाम आता है। इरविन सारगेफ ने एक बात बताई कि जो डीएनए या आरएनए होता है उसमें प्यूरिन की संख्या किसके इक्वल होती है? पिरिमिडीन के इक्वल होती है, पिरिमिडीन के बराबर होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो प्यूरिन्स की संख्या किसके इक्वल होती है भाई? पिरिमिडियंस की। यानी प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं? एडेनिन प्लस गवानीन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थियामिन। जितने एडेनिन होंगे उतने थायमीन होंगे। मतलब ये है भाई कि एडेनिन की संख्या थायमीन के बराबर और साइटोसिन की संख्या मतलब गवानीन की संख्या साइटोसिन के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि एडेनिन जो बंध बनाता है वो थायमीन के साथ बनाता है और साइटोसिन जो बंध बनाता है वो गवानीन के साथ में। इसी तरह गवानीन साइटोसिन के साथ में बंध बनाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, और थायमीन एडेनिन के साथ में बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार इन चारों के बारे में बताया कि प्यूरिन्स की संख्या पिरिमिडिन्स के बराबर होती है, ठीक है। तो इन्हीं पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए चलते हैं, हमारा टॉपिक डला हुआ है स्क्रीन पर, लेविन की टेट्रा न्यूक्लियोटाइड परिकल्पना। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? टेट्रा है, 4 है। तो लेविन ने बताया, सिर्फ उसने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि डीएनए के अंदर इन 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों का ही इन्हीं की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, और एक लंबी श्रृंखला बन रही है इन्हीं के आपस में जुड़ने से। तो इसलिए जब इसने इतना कार्य किया तो इसे बोला लेविन की ही परिकल्पना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए फीबस ए लेविन ने 1910 में 1910 में डीएनए अणु की संरचना के लिए टेट्रा न्यूक्लियोटाइड परिकल्पना प्रस्तुत की। टेट्रा शब्द ध्यान में रखना आप, टेट्रा 4 न्यूक्लियोटाइड परिकल्पना प्रस्तुत की, क्योंकि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं। इनके अनुसार इन्होंने क्या बात बताई? इन्होंने बताया कि चारों प्रकार के एक एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, आपको पता है डीऑक्सी शर्करा जिसके अंदर होगी, राइबोज शर्करा कौन सी होगी? एक होगी, एडेनिन वाली होगी, तो एडेनोसिन वाली होगी न्यूक्लियोटाइड। अणु एक निश्चित क्रम में जुड़कर छोटी टेट्रा न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बनाते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के बना दिए तो छोटी हो गई, और जब 4 कई बार होंगे तो बड़ी बन जाएगी। इन श्रृंखलाओं के जुड़ने से विविध लंबाई की यानी अनेकों लंबाइयों की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बनती हैं। तो इस परिकल्पना से डीएनए अणुओं में विविधता की संभावनाएं भी सीमित रह जाती हैं, मतलब बहुत ही कम रह जाती हैं। अतः यह परिकल्पना क्या नहीं है भाई? मान्य नहीं है, ठीक है भाई। इसके अनेक कारण हैं, वे कारण हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है, दूसरा टॉपिक हमारा है इरविन सारगेफ का नियम, ठीक है। देखिए सारगेफ का नियम 1950 में इरविन सारगेफ के विभिन्न स्रोतों से डीएनए लेकर, यानी इरविन सारगेफ ने, यहाँ ने करेंगे आप, विभिन्न स्रोतों से डीएनए को प्राप्त करने के अनेक स्रोत हो सकते हैं। जैसे नाखूनों से प्राप्त किए जा सकते हैं, ब्लड के सैंपल में से लिए जा सकते हैं, जो हमारे हेयर होते हैं उनमें से लिए जा सकते हैं, हमारी जो स्किन होती है उसमें से डीएनए लिया जा सकता है, क्योंकि स्किन भी बनी हुई है सेल्स की, सेल्स के अंदर से डीएनए को निकाला जा सकता है। तो डीएनए को निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्रोत होते हैं। तो सारगेफ ने भी अलग अलग स्रोतों से डीएनए को लेकर उनमें उपस्थित अक्षार को यानी डीएनए को निकाला और उनमें जाँच की कि कौन कौन से नाइट्रोजनी अक्षार हैं, उनका अध्ययन किया और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले भाई? सबसे पहला, डीएनए को, अब देखिए यहाँ, डीएनए को चाहे किसी भी कोशिका या किसी भी जीव से लिया गया हो, सभी में प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। ये इरविन ने देखा, ठीक है। अतः एडेनिन प्लस गवानीन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थियामिन। तो एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बॉन्ड कैसे बनते हैं। एडेनिन तो गवानीन यानी थायमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, और गवानीन साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो इसकी संख्या इसके बराबर और इसकी संख्या इसके बराबर होती है, तभी तो ये आपस में बंध बनाते हैं दोनों श्रृंखलाएं आमने सामने की।
तो प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन। नंबर 2, उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, एडेनिन की मोलर मात्रा थाइमीन के बराबर, यानी एडेनिन की थाइमीन के बराबर, वही बात बता दी। और साइटोसिन अक्षारक की मोलर मात्रा, यानी जितने अणु इसके होते हैं उतने ही अणु उसके होते हैं। तो मोलर सांद्रता का मतलब होता है अणुओं से जितने अणु इसके हैं उतने ही अणु उसके इसके बराबर होती है। अगला पॉइंट जो था, इन्होंने क्या निकाला निष्कर्ष, एडेनिन प्लस थाइमीन तथा साइटोसिन प्लस ग्वानिन का अनुपात एक ही जाति के जीवों में समान किंतु विभिन्न जाति के जीवों में अलग अलग होता है। आप ये तो अनुक्रम है, अलग अलग जाति के जीवों में अलग अलग अनुक्रम होगा। कुछ यदि बात करते हैं हम वायरसों की बात करते हैं तो वायरसों में तो आरएनए भी होता है, आरएनए में तो थाइमीन नहीं होता, यूरेसिल होता है, ठीक है। यानी कुछ आरएनए वाले जीव होते हैं या डीएनए वाले जीव होते हैं तो उनमें अनुक्रम अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं, हमारा जो एक अन्य टॉपिक है वो है डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल, ठीक है। मैं आपको ये समझा देता हूँ, वाटसन और क्रिक मॉडल, ठीक है। आपने देखा होगा डीएनए की संरचना को, सभी जानते हैं कि डीएनए की श्रृंखला कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, ठीक है। इस तरीके की संरचना देखी होगी आपने डीएनए की। ये किसने बताया कि ये ऐसा होता है? इसके 2 हेलिक्स होते हैं, ठीक है। डीएनए देखने में ऐसा लगता है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर ऐंठे लिए हुए हैं, मतलब लिपटे हुए हैं। ये किसने बताया? जैसे एक रस्सी होती है उसके 2 पुंज एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, ये किसने बताया, ठीक है। इनमें एडेनिन सामने थाइमीन के साथ में बंध बनाएगा, ये किसने बताया। डीएनए की इस चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, ये किसने बताया, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस हेलिक्स की यहाँ से पूरे के पूरे चक्कर की चौड़ाई कितनी होती है, ये किसने बताया। और साइटोसिन और ग्वानिन, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, ये किसने बताया। तो ये किसने बताया भाई, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। यानी वाटसन और क्रिक ने इन चीज़ों को बताया, ठीक है। इसलिए इस पूरे के पूरे मॉडल को वाटसन और क्रिक का द्विकुंडलीकृत मॉडल नाम दिया गया, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी वाटसन और क्रिक का द्विकुंडलीकृत मॉडल। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, यानी कक्षा 10 और कक्षा 11 में भी ये पढ़ा है, ठीक है। अगर वहाँ समझ में नहीं आया है तो यहाँ आप इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आपकी निश्चित ही समझ में आएगा, सरल शब्दों में मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, तो देखिए डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल, ठीक है। देखिए ये 4 वैज्ञानिक थे, इन 4 वैज्ञानिकों ने मिल करके एक पूरा का पूरा मॉडल तैयार किया, ठीक है। और हमें ये बताया, आने वाली जनरेशन को ये बताया कि डीएनए का आकार ऐसा होता है, इसके अंदर ये विशेषताएं पाई जाती हैं, इतनी इनकी चौड़ाई होती है, इतनी इनकी लंबाई होती है, ठीक है। ये सब हमें बताया। अब देखिए इरविन सारगेफ तथा रोजलिंड फ्रैंकलिन व मॉरिस विलिकन्स द्वारा एकत्रित तथ्यों के आधार पर उन्होंने जो तथ्य एकत्रित किए, मिलकर के कार्य किया उन्होंने, पर जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक एम विलिकन्स ने सन 1953 में डीएनए अणु की संरचना, ठीक है, इसके विषय में बताया था। अब देखिए का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है भाई। इसके लिए उन्हें सन 1962, ये लाइन आपको ध्यान नहीं देनी है, ठीक है, ये देखना है। इसके लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, यानी नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया इस कार्य के लिए, ठीक है। कोई छोटा कार्य तो है नहीं, बड़ा कार्य है बहुत। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। बड़ी ध्यान से आपको देखना है भाई, ये विशेषताएं अगर आपने यहाँ समझ ली तो आपको कभी भी ये मतलब आपके माइंड से नहीं निकलेंगी, आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगी। अब देखिए चलते हैं शुरू से। नंबर 1 पॉइंट, डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। डायग्राम में मैंने आपको दिखाया 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं जो एक अक्ष की चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहती हैं, ठीक है भाई। यानी ये घूमी हुई श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया
देखिए कैसे लिपटी हुई है, दोनों एक ही दिशा में घूमी हुई है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार डीएनए अणु में 2 हेलिक्स होते हैं। एक हेलिक्स तो ये रहा, एक हेलिक्स ये रहा और दूसरा हेलिक्स ये रहा। यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को 1 हेलिक्स कहा गया, दूसरी श्रृंखला को दूसरा हेलिक्स कहा गया। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट, दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित रहती हैं। ठीक है भाई, कुंडलित, यदि एक ऐसा घूमी हुई है तो दूसरी ऐसा घूमी हुई है, तभी तो एक दूसरे के ऊपर लिपटेंगी में। ठीक है, अब देखिए आगे, कुंडलित है या प्रति समांतर है। प्रति समांतर मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में समांतर, पर है समांतर, अर्थात इन श्रृंखलाओं के शर्करा फास्फेट दंड की ध्रुवता दिशाएं प्रतिमुख होती है। प्रतिमुख मतलब विपरीत होती है। यदि एक श्रृंखला का एक सिरा 5 मिनट दिशा में घुमा हुआ है तो इसका अंतिम सिरा 3 यानी मिनट दिशा में घुमा हुआ है। इसी तरह इसका ये वाला 3 मिनट सिरा है, ये वाला 5 मिनट दिशा में घूमेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए हमने बता दिए, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शर्करा में कार्बन दिशा 5 मिनट से 3 मिनट दिशा तथा दूसरी के 3 मिनट से 5 मिनट दिशा में घुमा हुआ है। प्रत्येक कुंडली या हेलिक्स में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। श्रृंखला में मतलब एक लंबी चेन में लगे हुए हैं। जैसे हम लंबी चेन बनाते हैं, लाइन लगाते हैं, ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे ही चारों न्यूक्लियोटाइड बार बार एक के बाद एक लगे हुए हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस अक्षारक, ध्यान देना, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस अक्षारक डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा 5 कार्बन युक्त है इसलिए पेंटोज शर्करा, और फास्फोरिक अम्ल का एक एक अणु होता है, तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसमें नाइट्रोजनस अक्षारक का अणु डीऑक्सीराइबोज के अंदर की ओर C1 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तथा फास्फेट अणु इससे बाहर की ओर C5 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। यह आपको ध्यान देना है। आप इसके लिए, इसको समझने के लिए पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड वाली श्रृंखला खोलेंगे जो मैंने आपको समझाई थी 1 2 3 4 5, जहाँ मैंने कार्बन संख्या दी थी उसको देखेंगे, वहाँ से ये आपकी समझ में आएगा। अब देखिए, एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड की, ध्यान देना, एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणु, सभी शर्करा अणु मतलब जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है वे सारी की सारी आपस में, एक शर्करा दूसरी शर्करा से, दूसरी शर्करा तीसरी शर्करा से, तीसरी शर्करा चौथी शर्करा से कैसे जुड़ा हुआ है, कौन से बंध द्वारा जुड़ा है, फास्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े, परस्पर मतलब आपस में जुड़े होते। इनके बीच में अब फास्फेट अणु है तो बॉन्ड फास्फेट होंगे, फास्फोडाइएस्टर बंध होंगे। ठीक है, 6 पॉइंट देखें, दोनों कुंडलियां या हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड भी परस्पर जुड़े होते हैं। यानी दोनों श्रृंखलाएं आमने सामने की श्रृंखलाएं जो उनमें नाइट्रोजनस अक्षारक हैं वे आपस में बंध बनाएंगे, तब ये एक दूसरे के साथ में जुड़ी रहेंगी। ठीक है भाई, मैं आप डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान देना सभी। ये देखिए, ये डायग्राम है, हाफ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये एक श्रृंखला ये है और दूसरी श्रृंखला ये है। ये श्रृंखला और ये श्रृंखला दोनों एक दूसरे के साथ में किसके द्वारा जुड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं, बीच में बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बॉन्ड हैं, इन बंधों के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। जौन सी श्रृंखला, ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम श्रृंखला है, बस ये है कि एक सीधी है तो दूसरी उल्टी है। ठीक है, एक ऐसे है तो एक ऐसे है। ठीक है, तो इसलिए आपस में बंध बना करके जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, इनके नाइट्रोजनस अक्षारकों के बीच दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दुर्बल मतलब कमजोर। यदि इनको हल्का सा तापमान दे दिया जाए 60 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, तो ये बंध टूट जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें दुर्बल बंध बोलेंगे। 7वां पॉइंट है, डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन की मात्रा बराबर होती है। इरविन सारगेफ ने भी यही बात हमें बताई थी, क्योंकि एक श्रृंखला के प्यूरिन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडिन से जुड़े रहते हैं। अर्थात यदि एक श्रृंखला में एडेनिन ए है तो दूसरी श्रृंखला में उसका संबंध थायमिन से होता है, क्योंकि एडेनिन केवल थायमिन से बॉन्ड बनाता है, गवानीन या साइटोसिन से नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों की?
घबराना नहीं है बिल्कुल भी। यदि घबराओगे तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। इसको समझने के लिए इसे सिंपल तरीके से अपने सिर्फ माइंड पे जोड़ देना है, ठीक है। डायग्राम आपके सामने उपस्थित होना चाहिए, तभी आप बायोलॉजी के बारे में जान सकते हैं किसी टॉपिक के। अब देखिए, और साइटोसिन का संबंध दूसरी श्रृंखला के गवानीन से होता है, यह सारगेव की धारणा है। थाइमिन एडेनिन के साथ में बॉन्ड बनाता है डबल, और गवानीन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं डायग्राम, देखिए डायग्राम है। इन्होंने कहा कि दोनों हेलिक्सों के बीच की जो दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। यदि एक्स इससे देखें, अक्ष जो है बीच का अक्ष है जिस पर ये लिपटा हुआ है, इससे एक हेलिक्स तक की दूरी देखते हैं तो वो 10 एंगस्ट्रॉम है। तो टोटल दूरी कितनी हुई? 20 एंगस्ट्रॉम। 10 ही इधर होगी, 10 ही इधर होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये एक पिच की, पूरे के पूरे पिच की, ये चक्र यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका कुंडलन पूरा का पूरा कुंडलन यहाँ तक खत्म होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है भाई, ये आपको ध्यान देना है। दोनों स्टैंडों के बीच की दूरी, ये जो बॉन्ड है सीढ़ी के डंडों के समान आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक सीढ़ी में डंडे होते हैं ऐसा दिखाई दे रहे हैं। इनकी आपस में ये दो के बीच की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है भाई। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। यहाँ आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। आज हमारे ये तीनों के तीनों टॉपिक इस पूरी की पूरी वीडियो में क्लियर हुए, ठीक है। आगे नई वीडियो में हम आपको नया टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, डायग्राम बना बना करके देखेंगे, ठीक है। डायग्राम के आधार पर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।